हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेमेस्टर 1 में मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटस का चैप्टर और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट। यहाँ पर कुछ कैपेसिटेंस वैल्यू दिया गया है, ये 30 है, ये 10 माइक्रोफैरड है एंड 30 माइक्रोफैरड। हमको पता है कि कैपेसिटर जब सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं C1, C2 एंड C3, तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के टाइम पे 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। जैसे रेजिस्टेंस जो है समांतर क्रम में ऐड होते हैं, वैसे ही कैपेसिटेंस जो है सीरीज़ में जब कनेक्टेड हो तो उसको सॉल्व किया जाता है। जैसे मैंने अभी फार्मूला राइट किया है, तो इसी फार्मूला को राइट करते हैं, इसी फार्मूला को से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/30 माइक्रोफैरड। चूँकि सारे यूनिट्स माइक्रोफैरड में है, इसलिए हम लोग सीधी सीधी क्वांटिटी को लेते हैं 1/10 प्लस 1/30। इस वैल्यू को आप जब सॉल्व करते हैं, इसको आप जब सॉल्व करेंगे और आप इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपको 1/C करना है, यानी उसको उलट देना है। ठीक है, तो इसको उलटने के बाद जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है 6 माइक्रोफैरड। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 का B 6 माइक्रोफैरड। राइट, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरड। ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 यानी 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है। कैपेसिटेंस होता है चार्ज पर यूनिट वोल्ट। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वोल्ट होता है, जिसमें चार्ज की वैल्यू कितना गिवन है, चार्ज की वैल्यू है 0.5 और ये जो है 35 वोल्ट है। ठीक है, तो 35 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर हो जाएगा थर्ड का A 0.014 फैरड। राइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। संधारित्र के मान को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात तो संधारित्र का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, संधारित्र या कोई भी कैपेसिटेंस के बारे में बात करूँ तो कैपेसिटेंस जो है बनने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो 2 चार्ज प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इन दोनों चार्ज जो प्लेट है उसके बीच में एक अच्छा गैप होना चाहिए, एक डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो मीडियम है, इन दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम है, जिसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं, इनके बीच में जो मीडियम है वो 3 चीज़ें जो है रहती है, ये डिसाइड करता है किसी भी कैपेसिटेंस को बनाए जाने पे। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ कैपेसिटेंस के लिए तो ये C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन A डिवाइड बाई D। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं एप्सिलॉन आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में बताता है, A जो है प्लेट का जो एरिया होता है उसको बताता है और D बताता है इन प्लेटों के बीच में जो दूरी होती है उसके। ठीक है, तो कैसे कम कर सकते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे कम होगी। कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होने के लिए डिनोमिनेटर यानी हर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो डिस्टेंस यानी दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस के मान को कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें से ये ऑप्शंस में से एयर, स्टील, वाटर और प्लेटिनम में से कौन सा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। वाटर हमारा क्या हो जाएगा, पराचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। तो पोलैरिटी जो रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, उसको क्या चीज़ जो है प्रभावित करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करेंट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कैसे पोलैरिटी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी कॉइल में चलने वाली जो धारा है वही डिसाइड करती है मैग्नेटिक पावर को। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ करेंट। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं चुंबकीय वाहक बल MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होती है उसका यूनिट क्या होता है। तो हमको पता है कि MMF क्या होती है, MMF जो होती है नंबर ऑफ टन्स और इसमें फ्लो होने वाला करंट ही क्या कहलाता है, MMF कहलाता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टन का यूनिट हो जाएगा टन्स एंड I फॉर एम्पियर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व का मान क्या होगा, कुल इंडक्टेंस का क्या मान होगा। तो इंडक्टेंस में बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ही जुड़ता है श्रेणी और समांतर में, उसी तरीके से इसकी वैल्यू या इसका फॉर्मूलेट इसको किया जा सकता है। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इनको श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में ऑप्शन B की तरह L टोटल जो है L1 प्लस L2 प्लस L3 की तरह ही क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली कैपेसिटेंस क्या होगा, लेकिन यहीं पर अगर मैं कैपेसिटेंस के लिए बोलूँ तो श्रेणी क्रम में अगर वो कैपेसिटेंस है तो कैसे होगा, 1/C टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये क्या होगा, ऐड होगा, जो हमने पहले ही न्यूमेरिकल में देखा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि परमियंस की इकाई क्या होती है। परमियंस क्या होता है? परमियंस क्या होता है? परमियंस वो एक इफेक्ट होता है, एक गुण होता है जो अलाउ करता है इसको करंट को फ्लो कराने में, है ना। ये परमियंस जो है ना, कंडक्टेंस का उल्टा होता है बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो नाइन्थ का यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन? नाइन्थ का ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा वेबर पर एम्पियर टन, यानी फ्लक्स डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्पियर टन, एन आई। अगर मैं इसको और अच्छे से बताऊँ आपको, तो परमियंस एक तरह का क्या होता है कि रिलक्टेंस का उल्टा होता है। सॉरी, मैंने क्या कहा था? कंडक्टेंस का कहा था ना। यहाँ पे एक्चुअली परमियंस जो है रिलक्टेंस का उल्टा होता है। और हमको पता है कि फ्लक्स जो है कैसे, फ्लक्स जो होता है वो होता है एन आई डिवाइड बाई आर। आर यहाँ पर रिलक्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर मैं आर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ तो क्या हो जाएगा? एन आई डिवाइड बाई 5। और मैंने कहा कि परमियंस क्या होता है? रिलक्टेंस का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे 1/r इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइड बाई एन आई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास नाइन्थ का जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा बी, वेबर, वेबर पर एम्पियर टन, राइट। आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि परिनालिका में, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है, ठीक है। तो किसी परिनालिका में हमको, अगर हमको चुंबकीय एक इस तरीके से एक परिनालिका बना हुआ है ना, इसमें अगर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे की दिशा अगर हमको निकालनी है, अगर करंट का डायरेक्शन ये है, तो हम इसको कौन से लॉ से निकाल सकते हैं? तो हमको पता है, पाम रूल देखते हैं हम लोग। पाम रूल जो होता है, राइट हैंड में पाम रूल जो होती है, उसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट हैंड पाम रूल मेथड, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है श्रेणी परिपथ में कुल संधारित्र की गणना करें। तो इसका आंसर आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा। यहाँ पे 10 माइक्रोफेरेड और 20 माइक्रोफेरेड जो है, यहाँ पर 3 वैल्यू के कैपेसिटेंस गिवन है। अगर ये सारे श्रेणी में है तो सी टोटल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सी टोटल 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके, राइट। अब इसकी वैल्यू को आप पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो 11 का यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी, सॉरी, यहाँ पे 11 का आंसर आ जाएगा डी, वैल्यू है 40 माइक्रोफेरेड, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12 पूछा गया है कि श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको सीरीज़ में किसी कैपेसिटर को ऐड करना है ना, तो उस टाइम पे क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए कि क्या सारे कैपेसिटर मस्ट भी सेम मैन्युफैक्चरर, एक ही निर्माता कंपनी के होने चाहिए। प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग कम होनी चाहिए। कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के निम्नतम मान से कम होना चाहिए, या फिर प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सारे जो कैपेसिटर है, प्रत्येक जो कैपेसिटर है उसका वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जो भी वोल्टेज रेटिंग है, इन जो भी कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग है, ठीक है, उससे प्रत्येक जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, प्रत्येक कैपेसिटर का जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो सारे वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए? इसकी रेटिंग से कम होना चाहिए। ये बात पे हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम क्या करते हैं? संधारित्र को श्रृंखला में जोड़ते हैं, ठीक है, ओके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, पूछा गया है कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है। पिछला जो भी क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कौन सा पदार्थ जो है पैरा डायमैग्नेटिक है ना, प्रतिचुंबकीय है पूछा गया था। इसमें पूछा गया है अनुचुंबकीय है, ठीक है। तो अनुचुंबकीय कौन हो जाएगा? यहाँ पे अनुचुंबकीय मटेरियल क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कॉपर, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखिए BH कर्व गिवन है। यहाँ पे BH कर्व में एक्स जो गिवन है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? इस मान को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कोरिसिविटी। क्या बोलते हैं इसको? कोरिसिविटी। अब यहाँ पर आप BH कर्व जब पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि आखिर कोरिसिविटी क्या होती है, रिटेंटिविटी क्या होती है, ठीक है। BH कर्व की स्टडी करते हैं क्यों है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। BH कर्व की स्टडी किया जाता है किसी कोर मटेरियल को, सुटेबल कोर मटेरियल को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा मटेरियल हमारे टेम्परेरी क्या बोल सकते हैं, मशीनों में जो कोर बनाते हैं ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअली मटेरियल ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे पास, जो भी कोर के लिए हमको कोर डिसाइड करना होता है, कोर मटेरियल यूज़ करना होता है, वो ऐसा होना चाहिए जो AC की सप्लाई पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के साथ समय में क्या हो जाए? मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करे, ठीक है। और इसका लाइफ भी क्या हो? अच्छा हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ता है? एक मटेरियल डिसाइड करना पड़ता है। कहते हैं कि BH कर्व के ये जो विड्थ होती है, ये वाली जो विड्थ होती है, ये विड्थ की वैल्यू जितनी कम होती है वो मटेरियल उतना अच्छा होता है, ठीक है। कि क्या बोलते हैं, चुंबकीय मैग्नेटाइजिंग उसका फोर्स उतना अच्छा होता है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है उसका उतना अच्छा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या होता है। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस होती है, वैसे ही चुंबकीय सर्किट में इस कंडक्टेंस का ही सिमिलर फॉर्म क्या होता है? परमियंस। अभी देखा था जिस रिलक्टेंस का उल्टा परमियंस। तो रिलक्टेंस क्या करती है? मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस क्या करता है? फ्लक्स की फ्लो को रोकता है। वैसे ही परमियंस क्या करता है? फ्लक्स को अलाउ करता है।
सिमिलरली इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करेगा, करंट के फ्लो को रोकेगा, और कंडक्टेंस क्या करता है, उसको अलाउ करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रिलक्टेंस का क्या यूनिट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखे थे, क्या फॉर्मूला देखे थे हम लोग रिलक्टेंस के लिए, हम लोग फॉर्मूला देखे थे R इज इक्वल टू होता है NI डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न पर वेबर, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा गया है यदि विद्युत आवेश क्यों है और वोल्टेज भी है तो संधारित्र सी की सही अभिव्यक्ति क्या होगी, तो हमको पता है चार्ज पर यूनिट वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है आप एक विद्युत चुंबक को खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं, तो एक विद्युत चुंबक के पुलिंग स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, जिस भी क्षेत्र पे वो मैग्नेट रखा हुआ है उसका फील्ड इंटेंसिटी हम लोग इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, इसका पुलिंग स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है कि फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है बताइए, यहाँ पर फ्लक्स घनत्व यानी बी हमेशा लैगिंग रहता है, पीछे रहता है, किससे, एच से, इंटेंसिटी से। तो ये क्या चीज़ को बताता है, ये बताता है हिस्टैरिसीस को, क्योंकि हम बी एच जो कर्व है इसी का स्टडी करते हैं, जो बी है और एच है इसमें क्या होता है, क्या क्या मतलब इसके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या गुण होता है, फ्लक्स डेंसिटी जो है इंटेंसिटी के साथ कैसे लीड या लैग करता है, यही हम स्टडी करते हैं, इसको हिस्टैरिसीस से जानते हैं हम, हिस्टैरिसीस के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। राइट, बी एच के थ्रू हिस्टैरिसीस को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई धातु रखते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ईडी करंट। ठीक है, दो चीज़ें देखते हैं हम लोग, ठीक है, दो चीज़ें देखते हैं, एक हिस्टैरिसीस होता है और एक होता है ईडी करंट होता है। ठीक है, जब भी चुंबकीय क्षेत्र है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई वस्तु रखी जाती है, आसपास कोई धातु रखी जाती है ना, तो उसमें हमको ईडी करंट की वैल्यू हमको दिखाई देती है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हम बताएंगे कि ईडी करंट हिस्टैरिसीस आगे अपन क्लास लेंगे उसमें इसको कवर करेंगे। ठीक है, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण के लिए किया जाता है, ठीक है, कैपेसिटर भी बनाते हैं तो कैपेसिटर के भी टाइप होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर जब बनाते हैं तो उसका डिज़ाइन अलग अलग तरीक़ों के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या क्या है, टीवी ट्यूनर है, ऑसिलेटर है, लाउड स्पीकर है और रेडियो रिसीवर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, रेडियो रिसीवर। राइट, आगे चलते हैं, यहाँ पे पूछा गया है यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, क्या होगा, क्या नो इफेक्ट ऑन कैपेसिटर, संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा, परिपथ में धारा कम हो जाएगी, या फिर संधारित्र का मान बढ़ जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विस्फोटक। ठीक है, एक्सप्लोड हो जाएगा क्योंकि अत्यधिक गर्मी रहेगी, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें पूछा गया है कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, इसमें डायमैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है, ये पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लकड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी की इकाई क्या होती है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा आता है, फ्लक्स डेंसिटी की इकाई यहाँ पे हो जाएगी टेस्ला। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं इसमें पूछा गया है कि पदार्थ का बीएच कर्व हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, इसका जो भी आकार हमारे पास मिलता है कैसा रहता है इसका आकार, हम क्या करते हैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, जो भी मटेरियल है जिसको टेस्ट करना है कि बेस्ट मटेरियल है कि नहीं, उसको हम पहले मैक्सिमम चार्ज पॉजिटिव सप्लाई देकर हम उसको मैक्सिमम उसका सेचुरेशन पॉइंट तक मैक्सिमम उसको क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, तो फिर उसके बाद रिवर्स सप्लाई देकर जब डीमैग्नेटाइज करते हैं तो वो जीरो में ना आके इस वाले रूट को फॉलो करता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आके पहले रुकता है, इसको जीरो तक लाने के लिए हम एक पावर लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, एक और नेगेटिव डायरेक्शन में और सप्लाई देते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, और ये वाली जो वैल्यू रहती है जो जीरो से इस एक्सेस को दर्शाती है इसको बोलते हैं कोरिसिविटी। ठीक है, फिर उसके बाद नेगेटिव जब सप्लाई देते जाते हैं और मैक्सिमम पॉइंट तक देते हैं, फिर वो इस वाले रास्ते को फॉलो करता है और फिर जाके यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, और ये जो विड्थ होता है बीएच कर्व का, ये बताता है हमको कि वो मटेरियल, वो जो मैग्नेटिक मटेरियल जिसको हम टेस्ट करें वो अच्छा है कि नहीं, ठीक है, या फिर वो सुटेबल है कि नहीं, या वो उसमें किस तरह की क्वालिटी है वो हमको बताता है। राइट, तो यहाँ पे फिलहाल पूछा गया है कि बीएच कर्व का आकार क्या बताता है, तो क्या बताता है, ये आकार बताता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है ये बताता है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है, ईडी करंट के। ठीक है, तो पहले तो लॉसेस पढ़ना पड़ेगा, जो हमारे पास लॉसेस अवेलेबल होती है मैग्नेटिक मटेरियल्स में वो दो तरह की होती है, एक होता है हिस्टैरिसीस और दूसरा होता है ईडी करंट। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस जो पावर होता है पीएच जिसको बोलते हैं, ये एफ के फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और ईडी करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ना, तो ये और पीईडी जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है,
क्या मैंने क्या कहा, हिस्टैरिसीस लॉज जो होता है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल टू होता है, और पीईडी करंट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के वर्ग के प्रोपोर्शनल टू होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन दोनों ही डिपेंड किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है, समानुपाती होता है। विच इज़ द काउज ऑफ चेंजिंग ऑफ परमेबिलिटी, परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण होता है। तो परमेबिलिटी क्या होती है, पहले ये तो जानना जरूरी है, परमेबिलिटी के बदलने के क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 27 का आंसर हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी बी। ठीक है, क्योंकि हम परमेबिलिटी को अगर डिफाइन करूँ तो परमेबिलिटी एक टाइप का मीडियम का क्या होता है, कहना चाहिए कि मीडियम का फ्लक्स होता है, एक मीडियम होता है जो क्या करता है, अलाउ करता है किसी मटेरियल को अपना जो चुंबकीय बल है उसको फ्लो कराने में, है ना। एक तरह का ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं, एक तरह का मीडियम का कार्य करता है परमेबिलिटी। ठीक है, ओके। फिर आगे चलते हैं। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में किस टाइप का हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इलेक्ट्रोलिटिक टेंटलम टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे प्लास्टिक फिल्म, सेरामिक, इलेक्ट्रोलिक, एल्युमिनियम टाइप का। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इफ ओपन सर्किट फॉल्ट अकर्स। अगर कैपेसिटर में, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में ओपन सर्किट फॉल हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये जो है फंक्शन नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रोलिटिक जो है ओपन सर्किट रह गया है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी को कम कर दिया जाता है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन हो जाएगा, धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर भी वही रिलेशन देखेंगे, क्या बोला है यहाँ पर कि प्लेटों की दूरी को कम करना है, यानी कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी, डी की वैल्यू को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक इज इलस्ट्रेटेड। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वो किस तरह की प्रॉपर्टी को बता रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है जिसको रस्सी के थ्रू क्या किया गया है, बांध के एयर में फ्रीली छोड़ दिया गया है, जहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे जाके ये रुक गया है ना। और हमको पता है कि अगर किसी बार मैग्नेट को हम फ्रीली हम एयर में टांग देते हैं तो उस टाइम पे ये कौन से डायरेक्शन में रुकता है मैग्नेट, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, डायरेक्शन प्रॉपर्टी को ये शो कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बहुत सारे सवाल आए हैं, तो इसमें एक तरह का आइडिया लगा लेना है कि कितने ऐसे पदार्थ होते हैं जो अनुचुंबकीय होते हैं और कौन से पैरा चुंबकीय। ठीक है, तो यहाँ पे 32 का आंसर हो जाएगा ए, एयर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, एयर, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है चुंबकीयकरण की किस विधि का प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, ऐसा पूछा गया है। जहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड के थ्रू ही मोस्टली क्या किया जाता है, चुंबक बनाया जाता है। मशीनों में भी हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, स्टेटर में वाइंडिंग करके, वहाँ पर भी हम क्या बनाते हैं, यही प्रेरण के मेथड के थ्रू, इंडक्शन मेथड के थ्रू ही मैग्नेट बनाते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए 34 में क्या लिखा गया है, यदि घुमावों के बीच में दूरी बढ़ती है तो प्रेरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या पूछा है, यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमको पता है एल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नंबर ऑफ टर्न्स ए डिवाइड बाई इसकी लेंथ एल। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, घुमावों को बढ़ाते जाते हैं, तो हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन द कैपेसिटेंस। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का कार्य क्या होता है, क्या कार्य होता है, ये पूछा गया है 35। ठीक है, इसमें पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, प्रिवेंट एनी करंट फ्लो बिटवीन द प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, करंट का फ्लो ना करके कुछ अलग जो पदार्थ डालते हैं वो क्या करता है, दो प्लेटों के बीच में करंट का फ्लो नहीं कराता। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका हो जाएगा 35। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है लास्ट सेकंड क्वेश्चन कि संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है। तो किसके कारण निर्धारित होता होगा, तो हम जानते हैं सी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी। तो यहाँ पे किस कारक के द्वारा इस पर निर्धारित होता है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिया ऑफ प्लेट, है ना। हम जानते हैं कि इसके फॉर्मूले में ही डी रहता है। लास्ट क्वेश्चन है आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का प्रयोग होता है। आरएफ युग्मन, रेडियो फ्रिक्वेंसी, आरएफ युग्मन मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी में कौन से टाइप के कैपेसिटर का यूज़ करते हैं हम लोग, कौन से टाइप का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मोनोलिथिक। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका मोनोलिथिक बी। ठीक है, ओके। तो आज के लिए मैग्नेटिक और सर्किट और कैपेसिटेंस वाले चैप्टर्स में बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आने वाले अपकमिंग डेज में हम कुछ और क्वेश्चन जो है इसमें कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।